बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कुछ रोज़ कबल चीन का एक कामयाब दौरा किया और चीन के इस दौरे के बाद अब इम्कानात ये हैं कि वज़ीर आज़म रूस के दौरे पर इस माह के आखिर में रवाना हो रहे हैं। ये जो दौरा होने जा रहा है ये रूसी सदर की दावत पर हो रहा है। 2 दहाइयों में किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा होगा, जिससे इस दौरे की जो अहमियत है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। चीन में भी ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने चीनी वज़ीर आज़म और चीनी सदर से अहम मुलाकात की और इसमें दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के हवाले से तफसील से बातचीत हुई और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के अलावा जो ख़ित्ते की सूरत हाल है उस पर भी तफसील से बात हुई। लेकिन अब जो रूस का दौरा है ये भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस ख़ित्ते में रूस का भी अपना एक काम है। फिर इस खित्ते में पाकिस्तान की अमन और इस्तेहकाम के हवाले से जो कोशिशें हैं उसे पूरी दुनिया जानती और समझती है। अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का इंतहाई कलीदी रोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से हमेशा से अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा है और इसके साथ साथ जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, यानी जब ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के अंदर अफरा तफरी का आलम था और सूरत हाल ख़राब थी, तो इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर भी पड़ा और पाकिस्तान में भी दहशत गर्दी के वाक़यात हुए और उसमें हज़ारों जानें यहाँ से गई और पाकिस्तान की मईशत का भी भरपूर नुकसान हुआ है। मौजूदा जो दौरे होने जा रहे हैं या और ख़ुसूसन रूस का जो दौरा होने जा रहा है, इसकी जो स्ट्रेटिजिक अहमियत है वो किस कदर है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे। और इसके ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर जनाब डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। डॉक्टर साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। और स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर जनाब शाहिद कियानी। शाहिद कियानी साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। थैंक कियानी यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ज़ाहिर है चीन का भी दौरा हुआ, बहुत से मामलात पर बात हुई, कश्मीर समेत खित्ते में जो अमन व अमान है उस हवाले से भी बात हुई, और फिर ज़ाहिर है रूस का जो दौरा होने जा रहा है आपकी नज़र में कितना ही अहम बात है। देखिए जी, जो कई लोगों की तो ये गलतफहमी है कि जी सोवियत यूनियन ब्रेकअप हो गया 1990 में, अब वो अहमियत अब रूस ने जो है वो रूस की है वो नहीं है। ऐसी बात नहीं है। नेचुरली सुपर पावर तो वो नहीं रहा, लेकिन एक बड़ी बहुत मेजर पावर है। और इस रीजन के अंदर जहाँ पर चीन है, पाकिस्तान है, ये ऐसा है, उसकी बहुत अहमियत है। और आजकल वो जो आप एक टेंशन चल रही है अमेरिका और इसके रूस के दरमियान यूक्रेन के ऊपर, वो भी एक मसला खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो पाकिस्तान ने ये सर्द जंग जो थी जो 1990 में ख़त्म हो गई, उसके दरमियान पाकिस्तान का उस वक्त जो सोवियत यूनियन थे उनके साथ ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं थे, और हिंदुस्तान के साथ इनके ताल्लुकात 70 साल से बहुत अब मजबूत हैं। इसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान की चीन के साथ रिलेशन हैं। ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है कि कुछ सालों के अंदर पिछली हुकूमतों से ये शुरू हुआ, ये रिलेशनशिप बिल्ड हुआ रूस के साथ। और हाल अब यहाँ पर क्या उसकी अहमियत है कि जहाँ तक जो जो पॉलिटिकल ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हैं, लेकिन यहाँ पर कई 3 ऐसी ये रूस ने अपनी फौजें भेजी हैं, यहाँ पर एक्सरसाइजेज हुई हैं। देखें, सबसे ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। वजीर खारजा दूसरे लोग तो आते हैं, बिल्कुल उसकी अहमियत है, लेकिन अगर कोई अपनी फौजें भेजता है, जब इस तरह भी आप जावेद साहब कह रहे थे कि हमारी जो क्या नाम दहशत गर्दी के खिलाफ जो हमारी जंग है, तो सारी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया है। यहाँ पर भी ये जो उनकी जो जॉइंट एक्सरसाइजेज हुई हैं वो दहशत गर्दी के खिलाफ हुई हैं। नेचुरल स्पीकिंग पाकिस्तान की अहमियत है, और ये बहुत बड़ा सिग्नल है। ये रूस का बहुत बड़ा सिग्नल है रीजन के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर इंडिया को भी, कि भाई आपके साथ तो ताल्लुक अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान की भी अहमियत, तो जियो पोलिटिकल लोकेशन पाकिस्तान की ऐसी है, उसको हम एक्नॉलेज करते हैं, ताल्लुक को बढ़ाना चाहते हैं। अभी वो एक गैस पाइपलाइन भी बना, ये इनके साथ पाकिस्तान रूस के बना रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी बड़ी अहमियत है। और ये याद रखें, अगर इस दौरान वज़ीर आज़म साहब जो मुझे यकीन है कन्विंस कर लेते हैं सदर पुतिन को कि वो अपना दौरा करें पाकिस्तान का, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल होगा, क्योंकि उसके बाद फिर ताल्लुकात की एक क्वांटम जंप मिलेगी पाकिस्तान रूस के ताल्लुकात को। ठीक है डॉक्टर साहब, ये एक बड़ी अहम बात है और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि पाकिस्तान, अगर हम कोल्ड वॉर के ज़माने को देखें, फिर अफ़गानिस्तान में जब सोवियत यूनियन की अफवाज आईं,
लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो तारीखी तौर पर रूस का झुकाव है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो एक जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल लोकेशन है, पोजीशन है, और फिर इस्लामी ममालिक के अंदर बहैसियत न्यूक्लियर स्टेट उसका जो एक असर रसूख है, वो एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जिसकी वजह से रूस भी इस अहमियत को तस्लीम करता है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। कोल्ड वार के तनाज़र में चूँकि रशिया ने अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को देखा कि वो कहाँ पे बेहतर अंदाज से सर्व होते हैं और उनकी जो माशी एडवांटेज है वो कहाँ पे है। इनफैक्ट इंडिया जोग्राफिकली पॉपुलेशन वाइज बड़ा मुल्क था, लिहाजा इंडिया की तरफ उनका झुकाव नज़र आया। लेकिन उसके बाद पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड के अंदर हम ये देखते हैं कि चूँकि पाकिस्तान प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत अंडर डबल सेट ऑफ सैंक्शंस था और उसके बाद जो रशिया था दूसरी तरफ उसने अपने ताल्लुकात को बेहतर करना था, तो 90s की दहाई के अंदर ही हमने रशिया ने भी और पाकिस्तान ने भी अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की या नई शुरुआत करने का आदा किया, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ अचीव नहीं हुआ। 9/11 के बाद हमें स्पेशली 2011 के बाद एक बड़ी शिफ्ट नज़र आती है। 2011 में हुआ ये कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के हवाले से जो रेड हुआ, उसके बाद इंडिया को जो एक एक्सेप्शनल एक एडवांटेज दिया गया न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट के हवाले से, जो यूरेनियम दिया गया उससे पाकिस्तान के ख़दशात हुए। उसके अलावा पाकिस्तान से किनारा कशी और इंडिया के ज़्यादा कुर्बत जो है उसने पाकिस्तान को इस बात के ऊपर मजबूर किया कि वो अपने नए दोस्तों को और एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप को डेवलप करें। दूसरी तरफ रशिया भी चूँकि ये जो रिसेंट जिसका कियानी साहब ने भी जिक्र फरमाया, जो रिसेंट डेवलपमेंट है इस वक्त यूक्रेन के ऊपर, उसकी वजह से जो थ्रेट आ रहा है सैंक्शंस का यूएस की तरफ से, तो रशिया भी देख रहा है इस वक्त साउथ एशिया की तरफ और वेस्ट एशिया की तरफ। अब पाकिस्तान जो है वो इस यूरेशिया के इस खत्ते के अंदर उसकी सिग्निफिकेंस है, चूँकि पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेस बोर्ड्स होते हैं और जियो इकोनॉमिक चेस बोर्ड के ऊपर, जियो पोलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ब्रिज कर रहा है रीजन्स के दरमियान में। फिर पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस इस हवाले से भी, एक तो आपने बताया कि मुस्लिम उम्मा के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन शंघाई का मेंबर है, सीपैक यहाँ से हो रही है, न्यूक्लियर पावर है, आपकी जो मिलिट्री है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान की अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। और फिर एक आपने अपने इंट्रो में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न आइडेंटिफाई किया और वो है अफ़गानिस्तान। चूँकि रशिया के अगर हम इंटेलेक्चुअल्स को, एकेडेमिया को, जर्नलिस्ट को देखते हैं तो वहाँ पे डिबेट ये चल रही है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो रशिया के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज़ कर सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो रशिया का जो सदर्न वेक्टर है वो उससे मुतासर होता है। बिल्कुल ठीक जी सही। ये शायद कियानी साहब अफ़गानिस्तान के हवाले से ज़ाहिर है कि कन्वर्ज कर रहे हैं मफादात पाकिस्तान के, रूस के। फिर हमने ये भी देखा है कि रूस अमेरिका की तरफ भी देख रहा है, क्योंकि अमेरिका इस खित्ते से जा रहा है, यानी साउथ एशिया की बात जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाई, रूस को भी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश है और उसे लग रहा है कि ज़ाहिर है अमेरिका इस खित्ते से गया है तो वो कॉन्फ्लिक्ट में है, वो ईरान के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में है, वो अफ़गानिस्तान के हवाले से भी उसके बड़े मसाइल हैं, और फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान की अपनी एक अहमियत है। ये देखें, ये जो अभी आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने वो दस्तखत कर दी, एग्जेक्टिव ऑर्डर निकाल दी, जिसके अंदर आधा जो पैसा जो वहां पर फ्रीज हुआ था वो अफगानिस्तान को देने का इजाजत दे दी है। ये भी सिग्नल है। मेरी ओपिनियन ये है, प्रोफेसर मुन्ना साहब तो ये पढ़ाते हैं सब्जेक्ट को, अमेरिका यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, मैं आपको बता दूं। अफगानिस्तान के अंदर किसी न किसी तरीके से वो रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो नजर रखना चाहते हैं चीन के साथ, चीन के ऊपर दूसरों भी। ये एक बड़ी लॉजिकल सी चीज नजर आती है उनकी कि एक सुपर पावर, सोल सुपर पावर है, उसने जाना नहीं है। दूसरा भी जो यूक्रेन के साथ जो मसला बड़ा सीरियस खड़ा हो गया, अगर आज आपको पढ़े, यहाँ पर रूसी फौज ने यूक्रेन के इर्द गिर्द सारी अपनी फौजें खड़ी कर ली हैं। कोई अटैक तो नहीं होना, लेकिन ये बहुत बड़ा सिग्नल है अमेरिका को कि वो जो उसका नेबरिंग कंट्री है वहां पर किसी किस्म की नेटो की फौजें या दूसरी की फौजें ना खड़ी हों, क्योंकि ना वो नेटो का मेंबर बने। हालात काफी यहाँ पर कशीदा हैं।
और रूस जो है वो जिस तरह भी कह रहे थे कि जी जो साउथ एशिया के जो मुल्क हैं उनकी तरफ भी देख रहा है कि उसको सॉलिडारिटी की इस वक्त सपोर्ट उसकी ज़रूरत है। वो जो उसका लेजिटिमेट एक उसकी कंप्लेन है, जो लेजिटिमेट वो बताना चाहता है वेस्टर्न कंट्रीज को, अमेरिका को, कि भाई उसके बॉर्डर्स के ऊपर कोई इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उसके जो उसका एक जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसको थ्रेटन करे। और ये सारी चीज़ें, ये जो चेस गेम है ना, ये इस रीजनल इसके ऊपर ये चल रही हैं। एक तरफ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान भी बटा हुआ है ना, उसने इसको वो S-400 जो मिसाइल्स हैं, वो सॉरी जो जो मिसाइल को रोकने का जो सिस्टम है वो भी उसने इसको बेचा है। अब अमेरिका के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी कि क्या इसके ऊपर सैंक्शन लगाए या ना लगाए। उसी तरह रूस ने पाकिस्तान की तरफ भी अपनी तरफ वो कर रहा है, माइल कर रहा है, हालात बेहतर कर रहा है। तो ये बड़ा मौका है इस वक्त पाकिस्तान को, एक तो अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करे। अमेरिका के साथ मुश्किल हालात हैं, मैं ये समझता हूँ कि बैलेंस करना ज़रा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी देखें ना, बड़े कामयाब दौरे से चीन से आए हैं। अगर आप देखें कि चीन और रूस बेशक रीजनल राइवल्स भी हैं इन सम मैनर, क्योंकि दोनों बड़े मुल्क हैं, दोनों के एक सिस्टम भी चलते भी रहे हैं, बॉर्डर्स भी मिलते हैं, बॉर्डर्स में मसले मसाइल भी हैं इनके छोटे मोटे। लेकिन यहाँ पर ये इस वक्त चीन और रूस इस इशू के ऊपर साथ खड़े हुए हैं कि कोई अमेरिकन मूव इस किस्म की ना हो जो इनकी सिक्योरिटी को थ्रेटन करे। पाकिस्तान के इस वक्त रूस की तरफ जाना बड़ा दानिशमंदी, क्योंकि हमें इनकी इकोनॉमिक असिस्टेंस भी चाहिए। स्टील मिल का जो है, हो सकता है कि किसी वक्त में, इस वक्त तो हालात वो ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता है उस स्टील मिल को कहीं मॉडर्नाइज किया जाए, दूसरी इन्वेस्टमेंट लाई जाए। और रूस इस वक्त, क्योंकि इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं उस पर तो कोई मसला मसाइल नहीं है, रूस हमारी मदद भी करेगा और हो सकता है कि डिफेंस रेलम के अंदर भी हमारी मदद करने की कोशिश करे। और ये इसलिए ये जो दौरा है बड़ा अहमियत का है कि पाकिस्तान इस जियो इकोनॉमिक्स की वो बात अपने इमरान खान साहब वो इस पर बात कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि कोई हालात बेहतर होंगे। हमें एक मुल्क की तरफ बिल्कुल झुकाव नहीं रखना चाहिए, एक बैलेंस लाना चाहिए। और फॉरेन रिलेशंस के अंदर कोई चीज स्टैग्नेंट नहीं होती, वहां पर डिप्लोमेसी मूव करती है, फॉरेन पॉलिसी मूव करती है जिस तरह को समझती है कि मुल्क की मफाद में हो, पाकिस्तान की इंटरेस्ट में हो। ये इस खित्ते से जो जंगी माहौल था वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, यानी अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से बात हुई, चाइना के भी ये इंटरेस्ट होगा क्योंकि CPEC है और पाकिस्तान जियो इकनॉमिक हब के रास्ते पे गामजन है बहैसियत जियो इकनॉमिक्स हब के, और वो जाहिर है CPEC के ज़रिए से ही हो सकता है। कितना ज़रूरी है आपके ख़्याल में, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को भी अगर लिया जाए तो उसमें भी यहाँ हमारी हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई है वो पीपल सेंट्रिक है ताकि अवाम की इक़्तिसादी हालात बेहतर हों। ज़ाहिर है अवाम की इक़्तिसादी हालत बेहतर होगी तो उसका असर खित्ते पर भी पड़ेगा। नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है तो इसको हम कहते हैं कि ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई, जिसके अंदर पावर्टी भी है, टेररिज्म भी है, लिटरेसी भी है, देयर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स। उस हवाले से CPEC जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन CPEC को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जिसके बारे में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमें सोशो इकनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और बहुत तेज़ी के साथ ज़रूरत है ताकि उससे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। इस तनाज़ुर में जो उसका एक और भी जो इशारा है कि हमें बैलेंस रिलेशनशिप होनी चाहिए विद ऑल मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका अपना जिक्र जो डॉक्टर एरिक ली को जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर भी उन्होंने किया। उस तनाज़ुर में जो रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें समझना ये है कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मकसद क्या है। उसका मकसद है कि अपने इन्फ्लुएंस को लिंगर ऑन किस तरह करें। अच्छा, थ्रेट किस चीज़ से है? डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर एमर्ज कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा पोटेंशियल कौन से हैं? रिसर्जेंट रशिया, राइजिंग चाइना। अब US का जितना नैरेटिव हमें नज़र आता है उनकी एकेडेमिया का, वो इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अब चाइना के हवाले से उन्होंने ये नैरेटिव अडॉप्ट किया कि चाइना $19 ट्रिलियन पे उसकी इकॉनमी जाएगी तो वो अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कायम करेगा और अपने पॉलिटिकल सिस्टम को वहाँ पे इम्पोज करेगा, जिससे जो इन्फेंसी डेमोक्रेसीज़ हैं लाइक पाकिस्तान की डेमोक्रेसी वो कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी। रशिया के हवाले से वो एक वॉर जार्गन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया नहीं चाह रहा जंग करना। अच्छा, जंग कहाँ पे हो रही है? US के अंदर नहीं हो रही, बाहर जंग हो रही है। नुकसान कहाँ पे होगा? या तो यूरोप का होगा और रशिया का नुकसान होगा। तो लिहाजा रशियंस के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है और ख़ुद यूरोप भी डिवाइडेड है
कि हम यूक्रेन को अपने साथ मिलाएं कि न मिलाएं। इस पर्सपेक्टिव से जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरा है उसमें ज़्यादा बात खुद रशिया के अंदर तो नहीं हो रही कि यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से या एक कैंप को ज्वाइन करने के पर्सपेक्टिव से हो रही है। अलबत्ता इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक नया फेज़ शुरू हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर, जिसमें सोशो इकनॉमिक रिलेशनशिप हमारे डेवलप हो रहे हैं और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी। चूँकि रशिया इंटरेस्टेड है BRI के अंदर, और मैं ये समझता हूँ कि अगर BRI और CPEC में आ जाता है रशिया और गवादर तक आ जाता है, गर्म पानी तक आ जाता है, तो इससे पाकिस्तान को मदद ये मिलेगी कि वो इंडिया की बढ़ती हुए असर और रसूख को इंडियन ओशन में बैलेंस कर पाएगा, उसे कंटेन कर पाएगा। दूसरी तरफ हमने US के रिलेशनशिप में हमें ये भी समझना चाहिए कि US की जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे सोशो इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है, हमेशा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और टैक्टिकल और ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप रहे हैं। उसके मुकाबले में चाइना के साथ हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, जिसका जिक्र खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया। CPEC के जरिए इकोनॉमिक रिलेशनशिप, लिहाजा रशिया के साथ भी अगर हमें सोशो इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं तो आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होंगे। और मेरा ख्याल है रशिया भी इसी हवाले से बड़ा इंटरेस्टेड है CPEC के हवाले से, और पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक जो लोकेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस वकू के बाद, यूक्रेन के बाद आप देख रहे हैं कि वो रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, बीजिंग उसने किया है, और वो चाह रहा है कि वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के ऊपर फोकस करे। इसी वजह से इस्लामोफोबिया के हवाले से जो उनका बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसको अप्रिशिएट भी किया है उस तनाजुर में। और उसके बाद ये अगर दौरा हो रहा है तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। शाहिद कियानी साहब, ज़ाहिर है अफगानिस्तान के अंदर भी खाना जंगी रही, 20 साल की जंग रही। अब हम अमन की तरफ वहाँ पे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, चीन की भी ज़ाहिर है यही कोशिश है। और चूंकि BRI, जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि BRI के तहत CPEC का जो मामला है ये भी अफगानिस्तान के हवाले से बड़ा अहम है, इसलिए भी एक बड़ा एक अलाइनमेंट होनी है इन जो इस रीजन के अंदर है। लेकिन जैसे कि डिस्कस हुआ कि कोई नया ब्लॉक नहीं है, कोई पाकिस्तान की ये थिंकिंग में भी नहीं है। वज़ीर आज़म साहब बारहा कह चुके हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, बल्कि हम तो चाहेंगे कि जहाँ जहाँ तनाज़ात हों और वहाँ पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हो तो वो उन तनाज़ात को ख़त्म करे। जाहिर है ये इंटरेस्ट तो होगा कि अफगानिस्तान में भी अमन आए और इस रीजन के अंदर जो स्पॉयलर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो। देखिए जी, पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उसमें हर लीडर चाहेगा कि हमारा ओपिनियन सुने। देखें ना, पाकिस्तान का नॉर्थ में चाइना है, वेस्ट में देखा अफगानिस्तान ईरान है, और ईस्ट में इंडिया है, साउथ में ये अरेबियन सी है। यहाँ पर आप देखें तो किसी वक्त में भी देखें कि जो ये मुल्क सारे एक्टिव हैं। यहाँ पर ईरान का अमेरिका के साथ जो वो न्यूक्लियर माहिदा उसके ऊपर बातचीत जारी है, चाइना के साथ टेंशन है, वहाँ भी बातचीत है, रूस और अमेरिका आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त इंटरनल मसले मसाइल भी हैं। और फिर अगर आप देखें तो साउथ में जो इस वक्त यमन के अंदर हालात हैं, गल्फ के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारी ओपिनियन भी सुनी जाएगी, हमसे ओपिनियन ली जाएगी कि आप इस बारे में क्या समझते हैं। दूसरी बात यह है कि वो जो अभी अफगानिस्तान के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये आपने 20 साल कही, मैं कहूँगा 40 साल से हालात वहाँ ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। और इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी है। देखें साउथ में जो रशिया के अंदर जो कुछ सूबे हैं जिसमें चेचनिया ये वो, और चाइना के अंदर जो साउथ ईस्ट में जो हालात हैं, जो सिंकियांग प्रोविंस के अंदर मसले मसाइल हैं, ये वो जगह हैं। ये दोनों मुल्क चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आए। आप देखें कि ये एक अजीब सी तारीख है कि तालिबान रूस में भी गए बातचीत करने के लिए। अब देखें ना क्या हालात है। अफगानिस्तान ने ऑक्युपाई किया रखा रूस ने अफगानिस्तान को, और यही तालिबान चीन में भी गए। ये आपस में चीन और रूस आपस में कोऑपरेट भी कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी करते हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरे खित्ते के लिए कि अफगानिस्तान के अंदर अल्टीमेटली अमन आए, स्टेबिलिटी आए। क्योंकि कई इकोनॉमिक हमारे प्रोजेक्ट्स भी रुके हुए हैं, टापी है, बहुत सारी चीजें, BRI का जो मामला है वो भी रुका हुआ है कई यहाँ से अफगानिस्तान के लिए। तो बहुत जरूरी है कि हमारी ओपिनियंस पूछी जाए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी रोल अदा किया जब ये दोहा में टॉक्स हुए। हमने कन्विंस किया तालिबानों को जाएं आप बातचीत करें, कोई माने ना माने इसको, पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये अब हमारे लिए भी ये जो अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है हमारे लिए भी मसला है। देखें ना, हमारे कई फौजी जो हैं शहीद हुए हैं इन्हीं कुछ दिनों के अंदर,
क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो मसले मसाइल हैं, जिसकी वजह से हम एक तो हमने बड़ी दानिशमंदी की, वो बॉर्डर जो है वो सील कर दिया, वो लगा, लेकिन मसले मसाइल जारी हैं। तो हमारी हम भी सुनना चाहते हैं, रूस के लीडरशिप सुनना चाहते हैं कि आप अफगानिस्तान में क्या चाहते हैं, क्या किस तरीके से चला जाए ठीक यहाँ इसको लेकर। ठीक है, ठीक है। और जिन खदशात का हम इज़हार कर रहे थे पहले भी कि एक बार फिर शायद एक दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होगा, वो हम देख रहे हैं। अ, इस सारी सूरत हाल को, सिक्योरिटी की सिचुएशन को भी हम देख रहे होंगे, और साथ में हम सिफारती सतह पे भी इन सारे मामलात को देख रहे होंगे और मैनेज कर रहे होंगे, और जो जो मुतल्लिका ममालिक हैं उनसे हम ये बात कर रहे होंगे, यानी उसमें रूस भी शामिल है, उसमें चीन भी शामिल है। वहाँ भी हमने यही बात की कि अभी भी खित्ते में ऐसे क़ुव्वतें मौजूद हैं जो ख़तरा बना सकती हैं। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है उसके स्टैक्स सबसे ज़्यादा आपको पाकिस्तान, चाइना और रशिया के नज़र आते हैं, और उसके बाद सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, या ईरान भी उसके अंदर शामिल है। अफ़गानिस्तान के अंदर क्योस कौन चाहता है? इनफैक्ट निकलने वाला यूएस और प्लस इंडिया, और उन्हीं के इंटरेस्ट में नहीं है कि सी पैक जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो, बिकॉज अगर सी पैक सक्सेसफुल नहीं होता तो BRI सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन चूंकि ये जो कोऑर्डिनेशन है रशिया के तनाज़ुर में, हम अपने ताल्लुकात को देखें, ये इसलिए अहमियत की हामिल है कि पहले कोल्ड वार में तो हमारी एक दूसरे के बारे में परसेप्शन अच्छी नहीं थी। हमारे जो नुमाइंदे थे वो रशिया के अंदर नहीं थे, और रशियन नुमाइंदे हमारे यहाँ नहीं थे। वो इन्फॉर्मेशन लेते थे इंडिया हमारा दुश्मन है, वो हमारी क्या परसेप्शन देता होगा। इसी तरीके से हम रशियन परसेप्शन लेते थे CNN से या वेस्ट से, तो वो क्या परसेप्शन देते थे। तो अब चूंकि नुमाइंदे मौजूद हैं, गैप ऑफ कम्युनिकेशन ख़त्म हुआ है, एक तो वो बेहतर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि खुद प्यूटन साहब खिलाड़ी हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खिलाड़ी हैं, हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो वो कराटे और प्लस आपको आइस हॉकी के अंदर मार्शल बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं, तो एक ये भी आपको इंटरेस्ट मिलते हुए नजर आता है। तो मैं ये कहूँगा ना कि सिक्योरिटी के अलावा भी जो हमारे सोशो इकनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशनशिप है वो मुस्तहकम होने चाहिए। ठीक है, होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब आपका, शायद कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि आपसी में इख्तिलाफात का शिकार अपोजिशन अब कह रही है कि वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएगी। हमने पहले भी देखा कई बार सेनेट के चेयरमैन के हवाले से, और इसके साथ साथ पार्लियामान के अंदर जो कानून साजी हुई उसमें अपोजिशन मुसलसल नाकामी का सामना करती रही। लेकिन हमने देखा कि इससे पहले PDM बनी और PDM में भी टूट फूट हुई, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे अलग हो गई। लेकिन अब एक बार फिर अपोजिशन कहती है कि वो तहरीक अदम एतमाद लाएगी। क्या आपस में इख्तिलाफात का शिकार अपोजिशन ये कर सकती है? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सेनेटर फैसल जावेद। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर साहब, ये आप कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन वाले लाएंगे, आपको लगता है कि ये ला पाएंगे अपोजिशन? बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आपने प्रोग्राम में दावत दी, और आपको जब भी सुनते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। और प्रोग्राम करना, प्रोग्राम मैनेजमेंट को समझना, और आपका जो तलफ़ुज़ है, जो अदायगी है, माशाल्लाह बहुत ही कमाल का प्रोग्राम आप करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जावेद भाई, लेकिन अपोजिशन जो है वो कमाल का काम नहीं कर रही, वो तामीरी अपोजिशन नहीं कर रही, वो छुई मुई अपोजिशन है। जब पहला खिताब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पार्लियामेंट में कर रहे थे, उसी वक्त इन्होंने शोर शराबा शुरू किया। पहले 5 मिनट में कहा कि गवर्नमेंट नाअहल है, पहले 5 मिनट में कह दिया हमें NRO दे दो, NRO का शोर लगाना शुरू किया। और अभी भी ये जो तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं। फैसल जावेद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, अब फरमाइए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये हैट्रिक कर चुके हैं, ये चौथी दफा है कि ये स्कीमें बना रहे, और ये फ्लॉप पे फ्लॉप होते हैं। क्यों बना रहे हैं? इमरान खान साहब की हुकूमत को क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि इनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है कि नई नई चीजें जो करप्शन की सामने आई, या मकसूद चपरासी इस वक्त मसला है।
और कोई मसला नहीं है, इन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं। इनका मसला मकसूद चपरासी है जिसकी तनख्वाह 25,000, लेकिन इसके अकाउंट में चले जाते हैं 3 अरब 75 करोड़ रुपया। इसी तरह इनके 14 मुलाजमीन है, 28 अकाउंट्स हैं, उनमें जाते हैं 1600 करोड़ रुपया, यानी कि 16 अरब रुपया। ये शहबाज शरीफ ने इसका जवाब देना है। इसके अलावा जो वहां पे लाहौर के अंदर ये जो मीटिंग्स कर रहे हैं, वहां पर ये डॉक्यूमेंट वहां डिस्कस कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट चाहते हैं इमरान खान साहब इस पे साइन कर दें। और ये डॉक्यूमेंट इन्होंने शाह महमूद कुरैशी से शेयर किया, शाह महमूद कुरैशी साहब से ये डॉक्यूमेंट शेयर किया, शहजाद अकबर के साथ भी शेयर किया। और इस डॉक्यूमेंट का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि चौधरी शुगर मिल्स, अल अजीजिया, सरे महल, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जितने 16 नवंबर 1999 से पहले जो सारे केसेस हैं, ये चाहते हैं कि वो खत्म कर दिए जाए। ये चाहते हैं इमरान खान साहब को कौमी मुफाहिमत ऑर्डिनेंस इनके साथ साइन करते, लेकिन इमरान खान नहीं कर रहे। पहली बात तो ये है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो, और ये शौक से लाएं, कल नहीं आज लाएं। ये एतमाद प्लस हो जाएगा इमरान खान के ऊपर, ये अदम एतमाद कामयाब नहीं होगा, बल्कि एतमाद प्लस हो जाएगा कि बहुत से लोग नून लीग के और पीपल्स पार्टी के वो भी इमरान खान को एतमाद का वोट देंगे। फैसल साहब, और ये इत्तेहादियों में से तो अभी तक जाहिर है, इत्तेहादियों के जब हुकूमत में होते हैं उनके अपने एक तहफ़्फ़ुज़ात तो होते रहते हैं इत्तेहाद के हवाले से, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की, वो भी आपकी हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो फिर ये किस बुनियाद पे आपको लगता है ये सिर्फ एक शोशा ही है? ये शोशा है, बिल्कुल एक शोशा है और कुछ नहीं है। ये अपने सिर्फ कहते हैं बार्गेन करना चाहते हैं, और अपनी बार्गेन के लिए ये धमकियां दे रहे हैं इस वक्त इमरान खान को। अच्छा, इत्तेहादियों ने ज्यादा पीछे नहीं जाते, बिल्कुल चंद दिन पहले सेनेट में स्टेट बैंक का बिल इत्तेहादी हमारे साथ खड़े थे, उससे पहले नेशनल असेंबली में सप्लीमेंट्री बिल इत्तेहादी हमारे साथ खड़े थे, उससे पहले जॉइंट सेशन में लेजिस्लेशन पास हुई जो आई वोटिंग है और ईवीएम है, और काफी और भी बिल्स थे। ऑपोजिशन यानी कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े थे। अब ऑपोजिशन क्या कर रही है? ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रहा कि जो इमरान खान हुकूमत को कामयाबियां हो रही हैं, एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो जारी है, सब खानदानों को 10 लाख रुपए सालाना फ्री इंश्योरेंस मिल रही है, और साथ में जो 5.37 ये जो वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ रेट का आया है, और ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट आई है, और 2.5 महीने से पहले पहले इंशाल्लाह जो महंगाई है वो नीचे जाएगी, और सारी चीजें। इसमें फैसल साहब, आप ये बताइए कि हमने देखा था कि पहले तो कुछ जमातें हम देखते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले एक दूसरे का पेट भी फाड़ते थे, फिर वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। फिर हमने ये भी देखा कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हम तो फरवरी में मार्च करेंगे, पीडीएम कहती है कि हम मार्च के महीने में मार्च करेंगे। लगता है कि ये कन्फ्यूजन का शिकार हैं सारे। बिल्कुल बुखलाए हुए हैं, मतलब टैप पटास हो चुका है इनका, क्योंकि समझ नहीं आ रही है किधर टकरे मारे। देखिए, अव्वल तो इलेक्शन जो है ना, जनरल इलेक्शन, वो अक्टूबर 2023 में होने हैं, और अगर ये एतमाद की तहरीक है, तो एतमाद की तहरीक लाते हैं, वो नाकाम होगी। लेकिन फर्ज कर लें कि वो, फर्ज कर लें वैसे ही इनकी खुशी के लिए एक बात कर लेते हैं, अगर कामयाब भी हो जाती तो क्या होगा? इमरान खान तो इनके लिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए गवर्नमेंट से बाहर ज्यादा खतरनाक है। इमरान खान अगर सड़कों पर आते हैं तो वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को उनको समझ ही नहीं है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी इतनी बड़ी पब्लिक मूवमेंट नहीं चलाई जितनी इसी वजह से शायद आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि अगर इनके पास वोट पूरे होते तो ये हुकूमत में ना होते। जी हाँ, अब इनके पास वोट पूरे नहीं है, और ये इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। हम इन्हें चैलेंज करते हैं कि ये तरीके अदम एतमाद जितना जल्दी हो सकता है वो लेकर आए, मोस्ट वेलकम।
लॉन्ग मार्च करनी है करें, मोस्ट वेलकम, लेकिन इनके मतलूबा नंबर से राब्ता फिलहाल मुमकिन नहीं। अच्छा, मतलब नंबर से राब्ता। अच्छा फैसल साहब, ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के बहुत से एमएनएज हमारे साथ राब्ते में हैं। ऐसी भी कोई बात आपको लगती है कि ये सूरत हाल फिर दूसरी तरह से होगी? जी दोबारा जावेद भाई, दोबारा पूछिए। जी फैसल साहब, ये अपोजिशन दावा करती है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग हमसे राब्ते में हैं, लेकिन हमने ये पिछली पार्लियामान में जो कानून साजी हुई उसमें भी ये दावे देखे, लेकिन बाद में सूरत हाल कुछ और होती थी, मुख्तलिफ होती थी। जी हाँ बिल्कुल, हर बार इन्होंने कहा 20 लोग हमारे साथ हैं, 15 लोग हमारे साथ हैं, 10 लोग हमारे साथ हैं, राब्ते में हैं। आप देखिएगा कि स्टेट बैंक का बिल जो है वो नामंजूर होगा, फाइनेंस बिल पास नहीं होगा, हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत। ये तो पहले 5 मिनट जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच थी, उसी वक्त कह रहे थे हुकूमत जा रही है जी, जा रही है, जा रही है, जा रही है। वो राग वहां से अपना शुरू किया, 3.5 साल गुजर गए और अभी भी इनके पास यही है जी कि हुकूमत जा रही है, हुकूमत जा रही है। और भाई द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। आपका मुमकिन जो राब्ता का नंबर है उससे राब्ता मुमकिन नहीं है, और 2 साल के बाद डायल करें वो नंबर, और वो नंबर है जनरल इलेक्शन का। 2023 में जनरल इलेक्शन होंगे, आप आए मैदान में मुकाबला करें और एक बार फिर इनको शिकस्त होगी, मैं ये भी बताऊं इंशाअल्लाह, क्योंकि पीटीआई अपनी कारकर्दगी की बुना पर इंशाअल्लाह 2/3 मेजॉरिटी लेकर वापस आ रही है जी और इंशाअल्लाह। आपका ख्याल है कि ये जो वक्त आपका रह गया है फैसल साहब, जो अवाम की आपसे तवक्कुआत हैं वो पूरा करने में आप कामयाब हो जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हमने बेशतर काम तो कर लिया हुआ है रिफॉर्म्स के ऊपर, और अब उसके असरात पब्लिक में जाने हैं। एक सबसे बड़ा मसला देखिए जावेद भाई, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस वक्त। इस वक्त सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है महंगाई का। अब महंगाई, पूरी दुनिया में महंगाई है, जाहिर है कोविड की वजह से। कोविड की वजह से अमेरिका में 40 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है, जर्मनी में 25 साल पुराना, यूके में कितने दहाइयों बाद। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन का मसला है। पाकिस्तान में भी महंगाई है, पाकिस्तान में भी महंगाई है, और लोगों के किचन का मसला है। ये एक प्रॉब्लम सर, एक। बाकी तमाम मैं जो डिटेल में पहले भी जिक्र कर चुका हूं। अच्छा, ये जो महंगाई है ना, अब क्योंकि दुनिया नॉर्मल की तरफ जा रही है, नॉर्मल होने को, वैक्सीनेशन हो गई, बाकी चीजें, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो सप्लाई चेन का मसला है ये हल होगा, और आने वाले 2 से ढाई महीनों के अंदर पाकिस्तान में भी महंगाई जो है, पाकिस्तान में महंगाई नीचे जाएगी। लेकिन कोरोना के बावजूद हमारी कारकर्दगी बहुत ही कमाल की रही है। हमने महंगाई पे काबू पाना है, महंगाई को नीचे लेके जाना। बाकी जो हमने काम किए हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब आने वाले वक्त उसमें भी मजीद काम नजर आएंगे, लोगों तक असरात जाएंगे। तो आप देखेंगे कि अक्टूबर 2023 में जब लोग पोलिंग बूथ का, पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे, तो वो बल्ले पे मोहर लगाएंगे, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ इंशाल्लाह इमरान खान वापस इक़्तिदार। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद आपका। अपोजिशन की इस बात पे कि वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएगी, क्या वो ऐसा कर सकती है, इस पर तज्ज़िये के लिए आज हमने खुसूसी तौर पर स्टूडियोज़ में दावत दी है सीनियर सहाफ़ी और तज़्ज़ियाकार जनाब नसीम सिद्दीकी को। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया। ये क्या हो रहा है, ये मुलाकातें हो रही हैं और वो कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, लेकिन अगर पीछे हम थोड़ा सा ही माजी में जाएँ, अब सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की बात हुई, फिर पार्लियामान के अंदर जो कानून साजी हुई, उसमें तो हमने देखा कि जो अपोजिशन ने दावे किए वो उसमें नाकाम हुई। तो अब इनको क्या ऐसा कॉन्फिडेंस है कि ये कह रहे हैं कि हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे? देखिए जावेद साहब, मुझे तो ये चीज़ देख के खुशी होती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत पनप रही है। अपोजिशन जो करना चाह रही है, हुकूमत की तरफ से उनको इजाज़त है। उन्होंने पहले पीडीएम बनाई, उन्होंने जलसे जुलूस किए, उन्होंने धरना देने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़े दे देंगे। यानी कि लाजमी बात है, अपोजिशन ने भी तो 5 साल पूरा वाइब्रेंट रहना होता है। उन्होंने भी आवाम को बताना होता है कि हम भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बेशक वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग लगाएं, दूसरे से तीसरे पे, वो ये बताना चाहते हैं कि हम एक्टिव हैं इस वक्त। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये देखें कि उनके पास नंबर गेम पूरी नहीं है। आपने देखा कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ और यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में जीते, तो उसके फ़ौरन बाद ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके साबित कर दिया कि उनके इत्तेहादी उनके साथ हैं। पिछले दिनों मुलाकातें हो रही थी, एमक्यूएम ने जाके शहबाज शरीफ से मुलाकात की, पेशावर में भी गए। वो भी एक सियासी पार्टी है और वो कौमी
दायरे में दोबारा बिल्कुल, शामिल बिल्कुल, होना चाह रही है। बिल्कुल। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन कैटेगोरिकली कि उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत के साथ मौजूद है। आज आप देखें कि बड़ी मायूसी थी जब मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात से भी मुलाकात हुई और कल शहबाज शरीफ के साथ भी हुई थी, तो वो अभी अपना कोई गेम प्लान बता नहीं पा रहे कि वो किस तरह लेके आएंगे। उन्होंने कहा अभी हम इत्तेहादियों से बात करेंगे, तो अगर इत्तेहादी नहीं मानेंगे तो इसका मतलब है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अपोजिशन अपनी सी कोशिश करने जा रही है, लेकिन शायद उसमें उनको कामयाबी हासिल नहीं हो बाज़ सकेगी। इतलात तो ये आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मुस्लिम लीग नून को उन्होंने कम्युनिकेट किया है कि आपने मुझे एतमाद में लिए बगैर पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात कर ली और उनकी क़यादत के साथ मुलाकात ये कर ली। देख लेना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले भी आपने देखा कि पीडीएम के टूटने का जो रीज़न था वो यही था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों वाली बात से पीछे हट गई थी। फैसले नून लीग या पीपल्स पार्टी कर रही है। मौलाना कहते हैं मैं सरबराह हूँ, मुझसे कोई पूछता ही नहीं है। उनकी नाराज़गी अपनी जगह है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये नाराज़गियाँ बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हमारी कुछ पीटीवी का ही एक शो था, उसमें नून लीग के एमएनए से बात हुई, उससे पूछा कि क्या स्ट्रेटजी है। उसने कहा हमें तो अभी तक बताया ही नहीं गया। और ये देखें कि अगर वो मरकज़ में लेके आते हैं और कहा जा रहा है कि उनका जब अगर वज़ीर आज़म ले आएंगे, अगर तरीके एतमाद कामयाब हो गई तो असेंबलियाँ तोड़ देंगी, और नवाज शरीफ चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, तो ये पंजाब असेंबली का क्या करेंगे? क्या पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली तोड़ने पर तैयार हो जाएगी? स्टेक होल्डर है, वो तो स्टेक होल्डर है। तो अभी इनके अंदर एम्बिगिटीज़ है, इनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने जितनी भी कोशिश की अपोजिशन ने, आज तक वो हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ा इकदाम नहीं कर सके, क्योंकि उनको ज़िंदा रहना है और 2023 में जनरल इलेक्शन है। तो उन्होंने अपनी कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ डालनी है जिससे आवाम को लगे और कुछ मीडिया में भी बातें आती रहें और कोई हलचल मची रहे। दूसरी तरफ आप देखें कि मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर का केस भी यहाँ पे स्पीडअप हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरी तरफ 18 फरवरी को लाहौर की जो एहतसाब अदालत है वहाँ पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी शहबाज शरीफ साहब पे और हमजा शहबाज शरीफ पे। तो वो दोनों महाज पे लड़ रहे हैं, वो अपने केसेस को भी चाहते हैं कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए, और अपोजिशन कुछ ऐसा शोर शराबा भी चाहती है जिससे हुकूमत के हल्के जो है वो हिले हुए नजर आए। ये जो मुलाकातें हो रही हैं और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि मौलाना साहब ने ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, आपको लगता है कि कुछ ऐसा भी एक मैसेज कम्युनिकेट हो रहा होगा कि मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है कहेगी कि हम तो अपोजिशन की बड़ी जमात हैं, फिर पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है, तो जमीयत उलमा इस्लाम तो उसकी कोई इतनी ज़्यादा सीटें भी नहीं हैं, लिहाजा साइज़ के मुताबिक वो ट्रीट करना चाह रहे हैं, एक किस्म का पैगाम भी देना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तो आपस में ही शुकूक व शुबहात का शिकार वो तो पैगाम तो उन्होंने बार बार दिया, जिस तरह कहा ना कि नून लीग ने जो है वो लेटर जारी कर दिया पीपल्स पार्टी को, मौलाना के धरने में भी जो उनके साथ हुआ था आप वो भी देख लें। और अभी तो ये झगड़ा आएगा कि अव्वल तो मुझे तो अपना जो तज्जिया है, अदम एतमाद आती ही नज़र नहीं आती। अगर आ गई और फ़र्ज़ करें कामयाब हो जाती है तो इनमें झगड़ा शुरू हो जाएगा कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, क्योंकि नून लीग के अंदर भी पार्टीबाजी है। उसमें आप देखें मरीम नवाज़ ग्रुप है, शहबाज शरीफ का है, खकान अब्बासी हैं, जिस तरह फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी ने कहा कि 4 लोग तैयार बैठे हैं नून लीग की क़यादत लेने के लिए, और पीपल्स पार्टी चाहेगी शायद उनका वज़ीर आज़म आ जाए। तो अभी तो इसी बात के ऊपर कंसेंसस पहले नहीं हो सकेंगे, जिसकी वजह से मुझे अदम एतमाद आती हुई नज़र नहीं आ रही। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने मौलाना को जो है वो बिल्कुल डमी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो फैसले करने होते हैं वो नून लीग अपनी मर्ज़ी से फैसले करती है, पीपल्स पार्टी अपनी मर्ज़ी से फैसले करती है, और पीपल्स पार्टी का हिडन एजेंडा भी होता है जो आपने सेनेट में कायदे हस्ब इख्तलाफ के तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी को कागजात नामजदगी उस वक्त उन्होंने नून लीग को भी लिफ्ट नहीं कराई, मौलाना को भी नहीं कराई, किसी को भी नहीं बताया, और जाके चुपके से कागजात जमा करा के उन्होंने वहाँ पे अपना कायदे हस्ब इख्तलाफ ले आए। हालांकि स्टेट बैंक का जो बिल था उसमें बड़ी आसानी के साथ उसको अपोज कर सकते थे, यानी अगर ये मौजूदगी को यकीनी बनाते तो ये हो सकता था, हुकूमत को टफ टाइम दे सकते थे, लेकिन उसमें तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ही नहीं थे। आप ये देखें ना, बात ये है कि इनके पास कोई बयानिया है ही नहीं। अव्वल तो ये किसी भी मौके पे ये नहीं बता सके कि इसमें मुल्क दुश्मनी क्या है या स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया। उन्होंने सियासी तौर पे इस किस्म की बातें की, लेकिन कुछ मेम्बरान ने देखा कि आपने बाद में कहा क्योंकि ये रियासत के मफाद में था, इस वजह से हमने इस बिल को सपोर्ट किया। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकली ये आवाम को गुमराह करते हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ थे कि मैं जरदारी साहब का पेट फाड़ के जो है वो पैसे निकालूंगा, और बाद में उन्होंने कहा कि ये तो सियासी बयान था,
था। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते थे कि जरदारी नवाज शरीफ जो है वो ज़ियाउल हक के बेटे हैं। तो इनके सियासी बयान कुछ और होते हैं और अंदर अंदर इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है। क्योंकि पीपल्स पार्टी में भी अभी आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन ज़रूर हैं, लेकिन वो अभी इतने मेच्योर नहीं है कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जा सके या वज़ीर आज़म के लिए वो फिट हो। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ जो है वो नाअहल है, शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस हैं। तो अपोजिशन को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है, जबकि हुकूमत अपने काम कर रही है। और मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी की जो एक सेनेट में सीट थी वहाँ पे अपोजिशन को कामयाबी हुई थी। इसके अलावा पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो कामयाबी से हमकिनार हो रही है। चाइना का दौरा भी उनका कामयाब रहा, डैम्स के ऊपर भी काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है, एहसास प्रोग्राम भी चल रहा है, जो नौजवानों को कर्जे दिए जा रहे हैं वो भी ठीक है। सेहत प्रोग्राम जो है उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, क्योंकि जो गरीब लोग इलाज नहीं करवा सकते थे या उनके घर के जेवरात बिक जाते थे, ज़मीन बिक जाती थी, वो बड़ी आसानी से जाके ख़ानदान, उनके पास 10 लाख का बजट होता है और वो जो चीज़ें हैं इस पे हुकूमत को बड़ी दाद मिल रही है। और अगर हुकूमत किसी तरह महंगाई को कंट्रोल कर लेती है तो मेरे ख्याल से इनका रास्ता और साफ़ होता जाएगा और अपोजिशन को नाकामी मिलेगी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ अजीब सी सूरत हाल भी सामने आती है। अभी पिछले हफ्ते भी हम जब बात कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे चीन के हवाले से, तो उनकी जब चीनी सदर से मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात को लेके हमारे बहुत से, मैं तो मुबैना ही सहाफ़ी कहता हूँ, मुबैना सहाफ़ियों ने और तज्ज़ियाकारों ने अजीब अजीब बातें की सोशल मीडिया के ऊपर, जिसकी हमने मजम्मत भी की। लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने 10 बेहतरीन वज़रा को अवार्ड दिए। उसमें मुराद सईद नंबर 1 रहे और मुराद सईद ने ये अवार्ड वसूल करने से ठीक 1 या 2 दिन पहले सेनेट के अंदर अपनी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस बताई, ऑन रिकॉर्ड परफॉर्मेंस बताई। उसके नतीजे में जो हमने देखा कि मीडिया के ऊपर जो शर्मनाक किस्म की बातें की गई, काबिल मजम्मत बातें की गई, एक बार फिर उसी किस्म का काबिल मजम्मत रवैया और फिर वही मुबैना सहाफ़ी और मुबैना तज्ज़ियाकार अजीब व गरीब बातें करने लगे। लोग इस कदर अंधे हो जाते हैं किसी की नफ़रत में या किसी की मुखालिफत में कि वो इस किस्म की गुफ्तगू। आप ये देखें कि जब सोशल मीडिया पे कोई इस किस्म की गलाजत वाली चीज़ें आती तो वहाँ हम ये कह सकते हैं कि भाई अगला पढ़ा लिखा नहीं है या उसकी तालीम व तरबियत ठीक नहीं है और दलाइल से बात नहीं करते। दूसरी तरफ अब जब हम सहाफ़ियों को देखते हैं कि वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, अखलाक से गिरी बातें कर रहे हैं, वो उनको ज़ेब नहीं देती। देखें हमें तज्जिया करना है, हो सकता है मुराद सईद की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं उस पर डिबेट कर सकता हूँ कि भाई उनकी परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई। लेकिन आप इतने ज़ातियात के ऊपर चले जाएं तो फिर तो बहुत ही अजीब व गरीब बात है और हमारी सहाफ़त पता नहीं किस तरफ जा रही है। मुराद सईद साहब की वजारत के बारे में मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जानता या मैं उनकी डायरेक्ट कोई तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे 2 चीज़ें बड़ी अच्छी तरह पता है। जर्मन एम्बेसडर ने लिखा कि उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैंने पोस्ट ऑफिस की कारकर्दगी चेक करने के लिए क्रिसमस के ऊपर एक जो है वो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए गिफ्ट भेजा अपनी फैमिली को जर्मनी में और एक मैंने दूसरे ज़रिए से भेजा जो मुझे यकीन था कि मिल जाएगा, लेकिन मैं बड़ा हैरान रहा कि पोस्ट ऑफिस से जो गिफ्ट मैंने अपने घर वालों को भेजा था वो वक्त से पहले मिल गया। तो ये कारकर्दगी है। दूसरा आप देखें, शायद आपको पता हो कि कोविड के दौरान जो बुज़ुर्ग हजरात अपनी पेंशन लेने पोस्ट ऑफिस या बैंक नहीं जा सकते थे, मुराद सईद साहब ने उनके घरों पे उनको पेंशन डिलीवर किया। एनएचए के आप प्रोजेक्ट्स देख लें, मोटरवेज के आप प्रोजेक्ट्स देख लें, तो उन्होंने कारकर्दगी कुछ ना कुछ दिखाई है तो वज़ीर आज़म ने दिया। और उसको इतनी गलाजत वाली बातों की तरफ ले जाना ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। हमें फिर अपने प्रोफेशन के ऊपर भी शर्म काबिल मजम्मत है। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, एक नौजवान हैं और नौजवानों को वज़ीर आज़म इमरान खान ने एम्पावर किया, उनकी हौसला अफजाई की और उन्होंने काम किया, दिन रात काम किया। मैं जानता हूँ उनकी कमिटमेंट क्या थी जब वो स्टूडेंट थे और उसके बाद जब वो पार्लियामान के अंदर आए। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को हमें हमेशा से इनकरेज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब। ये था हमारा आज का प्रोग्राम सच के साथ से। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।